सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गुजर और मैं आपको क्लास 7 के टैलेंट एक्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करूंगा, उनकी तैयारी करूंगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने एक पेपर किया है 2 पार्ट्स में, है ना। आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब अगला करते हैं। अगला 36 से 36 व्हाट लीस्ट डिजिट रिप्लेस टू। हाँ, मतलब ये स्टार है, इस स्टार की लीस्ट वैल्यू बतानी है। 6 5 3 4, नहीं 3 पे रुक गया है। 4 6 5 3 स्टार 4 7, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, हाँ पता लगाना है कि मतलब ये जो यूनिट है डिविजिबल होने के लिए स्टार की जो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट ही पता लगा। हाँ लीस्ट। तो देखो, इसका एक रूल था जो पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने। इवन माइनस इवन डिजिट का सम माइनस ओड डिजिट का सम। इवन डिजिट क्या है? 5 स्टार 7, 5 स्टार 7, अच्छा 5 स्टार डू नथिंग, है ना। तो इवन डिजिट का सम कितना गया? 5 प्लस स्टार प्लस 7 माइनस और डिजिट का सम 4, हाँ 13। ये जो पूरा आएगा ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 12 12 12 प्लस स्टार माइनस का 13 कितना हो जाएगा? स्टार माइनस 1। तो या तो ये 11 मतलब इसका जो ये तो ये 11 का डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है ना। तो हमें लिस्ट पूछा गया है, तो 0 होने के लिए स्टार की लिस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हमारा आंसर आएगा 1। ये ठीक है, 11 से डिविजिबल या तो इसको इसमें स्टार की वैल्यू 12 रखूं, है ना, तो 11 बनेगा और फिर वो 11 से डिविजिबल होगा। पर 0 भी आ रहा है तो भी वो 11 से डिविजिबल है। 0 के लिए क्या? 1 लिस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला इसको देख लेना, ठीक है, 36 वाला। हाँ, अगला क्या है? 37। 37 क्या कह रहा है? ए स्टार बी इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस 2a वेयर ए बी आर एनी टू नंबर्स, मतलब ए और बी कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, और क्या दे रखा है? 3 स्टार एक्स। ये पता है कोडिंग में ये जो स्टार है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है स्टार। क्योंकि कोडिंग में जो लैपटॉप में ना, लैपटॉप का कीबोर्ड देखना, वहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होगा, स्टार का सिंबल होगा। कि मल्टीप्लाई और एक्स एक जैसा दिखता है, तो इसलिए वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, हम स्टार यूज करते हैं मल्टीप्लाई की जगह। मतलब सेम है, यूज मल्टीप्लाई हो रहा, पर वो जो क्रॉस की जगह हम इस स्टार सिंबल का यूज करते हैं। तो 3 स्टार एक्स कितना दे रखा है? 4। तो देखो ये इसका लग रहा है ना, लग रहा है। तो मैं ए की जगह 3 और बी की जगह एक्स पुट कर देता हूँ, कर दूं? ए की जगह 3 पुट कर देता हूँ, क्योंकि इसने बताया गया है कि ए और बी कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी टू नंबर्स। बी एक्स पुट कर देता हूँ। यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करा मैंने? 3। बी की जगह एक्स, ए की जगह 3। 3 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें बता रखी है कितनी? 4 है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 12 माइनस का 8 2x। एक्स की वैल्यू है माइनस का 4, एक्स की वैल्यू -4 है, ये एक्स की वैल्यू -4। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब 38 वाला ये देख लो पोस्ट करके। हाँ 38 जूम करके पहले क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को। 38 द फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम चंडीगढ़ टू जयपुर इज ₹557 and the sleeper class fare is ₹165. How much would a family of 4 members save by choosing a travel by sleeper class? मतलब एक फैमिली जो है 4 जने को चंडीगढ़ से जयपुर जाना चाहती है, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो एसी में जाएंगे या स्लीपर में जाएंगे। एसी का प्राइस है 557 और स्लीपर का प्राइस है 165, है ना। तो उन्होंने चूज करा स्लीपर। स्लीपर चूज करने से उनका कितना पैसा बच गया है ना। अगर वो एसी चूज करते ज्यादा पैसा लगता, पर उन्होंने स्लीपर चूज करे।
तो हम एसी मतलब एसी में उनका टोटल प्राइस कितना हो रहा है वो चेक कर लेते हैं, स्लीपर में कितना हो रहा है वो देख लेते हैं, फिर दोनों माइनस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना पैसा उनका बचा है। तो पहले एसी का निकालते हैं। एसी का प्राइस कितना है? एसी का प्राइस है 557। कितने मेंबर है वो? 4 मेंबर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 4 7 28, 2 4 5 22, 2 2 2। मतलब एसी के लिए उनका पैसे लगते हैं उनके 2228 रुपीज। अब उन्होंने स्लीपर चूज करी है, ठीक है, तो स्लीपर का टिकट कितना है? 165। कितने जन है? 4। कितना होगा ये? 0262 काफी ज्यादा सस्ता पड़ा यार, 660 में पूरे चलोगे तो कितने का फायदा हुआ उनको? 2286। फायदा क्या मतलब कितना पैसा बच गया उनका? यहाँ 8 1 11 12 6 5 1 1568, उनके 1568 रुपए बच गए। अगर वो एसी में जाते तो कितने लगते? 2228, पर वो स्लीपर में 660 रुपये लगे। ठीक है, ये वाला देखो। अगला, ए बी एंड जी एफ इज पैरेलल एंड डी ई जी एफ पैरेलल, मतलब ए बी और ये जी एफ पैरेलल है। देन एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये पैरेलल है, ये अगर 100 है तो मान लो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। ये 120, इसको आगे बढ़ाता हूँ कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन का जो डिग्री होता है, एंगल होता है, 180 होता है। अब ये 80 है तो z कितना होगा? z भी 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक ही लाइन है, तो ये भी 80 ही होगा ना। ठीक है, ये 60, ये कितना होगा? ये भी 60 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल है और एक ही लाइन है। या ऐसे ही मान सकते, अगर कोई यूँ मान लो दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच से एक लाइन निकल रही है, तो उन पैरेलल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का सम 180 होगा। यानी y प्लस 120 कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? 60। इधर 100 प्लस z कितना चाहिए? 180 होना चाहिए। 100 प्लस z 180 होना चाहिए। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी? 80। अब इस पूरे की एंगल कितना होगा? 180। तो x प्लस 60 प्लस z 80 इक्वल्स टू कितना होगा? 180 होना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? ये प्लस है, मेरी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती कभी कभार। तो 180 माइनस 80, 100 100 माइनस 60 40, यानी x की वैल्यू है हमारी 40। ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अगला सवाल कौन सा? 40। हाँ, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग, इससे पहले इस टाइप का सवाल एक कराया हुआ है मैंने, है ना। क्या बता रखा है? 0.2 ऊपर बार है, ठीक है, 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार, नहीं 9 है ये, 5 भी 9 जैसा दिखता है। 9 प्लस 0.39 बार। इस बार का मतलब क्या है पता है? इस बार का मतलब 0.2 है, यानी 2 बार, यानी ये 2 2 2 2 2 2 ये जा ही जा रहा है पीछे इन्फिनिटी तक। 0.39 दोनों के ऊपर है 39, यानी 0.39 का मतलब हो जाएगा 0.393939 39 रिपीट होता जाएगा। कब तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक ट्रिक बताता हूँ। अगर एक डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर मतलब बार लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाय 9। कैसे होगी ये भी बताऊंगा मैं, पहले ट्रिक देख लो। 2 के ऊपर लगा है तो कितना होगा? 2 डिवाइड बाय 9। 39 बार के ऊपर लगा है तो ये होगा 39 डिवाइड बाय 99। यह ट्रिक केवल तभी काम में आएगी जब डिजिट के पीछे जितने भी नंबर उन सबके ऊपर बार लगा हुआ है, तभी ये ट्रिक काम आएगी। अभी आया कैसे वो बताता हूं मैं, वो आप सब पे लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, है ना। कैसा आया ये? मान लेते हैं 0.2222 ये जा ही रहा है, इसको मैंने मान लिया x, जा ही जा रहा है ये, इसको मैंने x मान लिया। अब मैं इस x में दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं,
10 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 10x, इधर 2 बार आ जाएगा, 2 2 2 2 इन्फिनिटी। अब देखो आगे 2 आ गया, पर पीछे का तो सेम ही है ना, पीछे 2 2 2 2 जाए जा रहा है, पीछे 2 2 2 जाए जा रहा है। अब हमें नहीं पता कितना है, इन्फिनिटी है। अगर मैं उस इन्फिनिटी में से एक 2 कम भी कर दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर ही आपस में। ये पीछे 0.222, ये पीछे 0.222, आपस में बराबर ही है। मैं इससे चाहे कितने 2 निकाल लूंगा, 4 5 10 100, इन्फिनिटी में से मैं कितना भी निकाल लूं वो कम होगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं। तो मैं इससे 1002 भी इधर निकाल लेता ना तो भी पीछे 222 बराबर ही होता है इसके, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2.2222 जाएगा, माइनस 0.222 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x। ये कितना होगा, पीछे का 2 2 माइनस हो गया, 0 आगे 2 2.0, तो x क्या है यार 2 डिवाइड बाय 9, ऐसे निकलता है ना। 0.39 का निकालते अब, ठीक है देख लो, नोट करना है तो कर लो। 0.39 x इक्वल टू 0.39 बार, यानी 39 इन्फिनिटी तक जा रहा है। 10x का मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा 3.939393। अब देखो ये इन्फिनिटी तक जा तो रहा है, पर ये अलग है, ये क्या है 93939393 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये 3939393 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यूं मत सोचना कि मैं माइनस कर लेता हूँ तो कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 39 और 54 का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं कि इसको मैं निकाल लेता हूँ, माइनस कर दूंगा तो 9x इक्वल टू 3.54 आ जाएगा। हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकालना है, पॉइंट में एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकालना है। ये तरीका किसका है फ्रैक्शन निकालने का, एग्जैक्ट। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक 10 का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 100x, 9 बार आ जाएगा डेसिमल के अंदर, कितना बचा 3939 इन्फिनिटी तक जा ही जाएगा। अब देखो अब ये दोनों सेम है, 393939 इन्फिनिटी तक, 393939 इन्फिनिटी तक। अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट 100x माइनस एक्स कितना होगा 100x माइनस एक्स 39.3939 इन्फिनिटी तक माइनस 0.3939 इन्फिनिटी तक कितना हो जाएगा 99x, पीछे का तो सब कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल का आ गया 39 बचेगा सिर्फ। तो x इक्वल टू क्या है 39 डिवाइड बाय 9। आया समझ में। अगर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 2 डिजिट लिख देना डिवाइड बाय 99, 3 डिजिट पे लगा है तो वो 3 डिजिट लिख देना डिवाइड बाय 999 3 बार। ठीक है, ये केवल उन्हीं के अप्लाई होगा, उन्हीं के लिए अप्लाई होगा जिनके लिए 0 डेसिमल के पीछे जितनी भी संख्या वो सारी की सारी बार के अंदर आ रही। जो बार के अंदर नहीं आ रही उनके लिए ट्रिक काम नहीं आएगी, आपको ऐसे सोल्व करना होगा। ठीक है, मान लो जैसे कि 2.13 बार है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2.133333 है ना, ये मतलब होगा। तो इसमें आपको ये सोल्व करना होगा और पीछे का माइनस करना होगा, है ना। तो ये जो ट्रिक बताई मैंने कि जैसे कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है लिख दो डिवाइड बाय 2199 लिख दो, ये केवल इन्हीं के लिए काम में आएगी जिनके पूरे के ऊपर डेसिमल के पीछे जितने भी नंबर है उनके लिए पीछे उनके ऊपर बार लगा हुआ है। मान लो 4 डिजिट के लिए लगता तो वो 4 डिजिट लिख देना डिवाइड बाय 4 बार 9999। किनके लिए, जिनके डेसिमल के पीछे सभी के ऊपर बार लगा हुआ है, इनके लिए नहीं। यहाँ पे डेसिमल के पीछे केवल और केवल 3 1 बच रहा है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसके लिए ट्रिक काम नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए बता देता हूँ मैं, इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको करना होगा x इक्वल टू 2.1333 इन्फिनिटी तक 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ 10x 2.1.333। अब देखो ये 13 है, ये 1333 जा रहा है, ये 33 जा रहा है, एक बार और कर देता हूँ 213 डिवाइड बाय डेसिमल 333। अब देखो x 2.1333 है, ये क्या है ना 2.1333, x का इससे माइनस नहीं कर सकता हूँ, पर 10x देखो 10x के तो 21.333 है ना, तो इसको तो माइनस कर सकता हूँ। तो 100x माइनस 10x 213.333 जाएगा माइनस 21.3
133 जाएगा, कितना हो जाएगा 90x, कितना हो जाएगा ये 12 बचेगा, ठीक है 192। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू क्या है 192 डिवाइड बाय 90, 192 डिवाइड बाय 90 इसकी वैल्यू। तो ऐसे सोल्व करना। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर ऐसा आता है जैसे एक डिजिट या दो डिजिट छूट गई है केवल पीछे गए, तो आप इस मेथड से करो। और वरना अगर डेसिमल के पीछे सभी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो सिंपल है, वो डिजिट लिख देना और उसके नीचे जितने नंबर पे बार लगाए, 3 नंबर पे बार लगा तो 3 बार 9 लिख देना, या 999। ठीक है, अब सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखो पॉइंट के पीछे एक नंबर पे लगा हुआ है तो 2 डिवाइड बाय 9, एक नंबर पे बार लगा हुआ है वो डिजिट ऐसे लिख दी, और एक नंबर के ऊपर बार लगा तो एक बार 9। ये पॉइंट के नीचे 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, पीछे जितने भी 3 के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या होगा 3 डिवाइड बाय 9। ये क्या होगा 4 डिवाइड बाय 9। ये क्या होगा 9 डिवाइड बाय 9। ये क्या होगा हमारा, अब देखो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 2 डिजिट लिख देता हूँ, 39 डिवाइड बाय 2 बार 9। एलसीएम लूंगा तो 99 ही आएगा, तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई, ऐसे सब में 11 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस, अच्छा 44 नहीं लिखा ना, 33 प्लस 44 प्लस 99 प्लस 39 डिवाइड बाय 99, कितना जाएगा 55, 99, 98, 198 2 और 9 कितना होगा 207, 207 237 डिवाइड बाय 9, 237 डिवाइड बाय 9। अब देखो 3 की टेबल से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 3 3 जा 3 3 जा 3 7 जा 21, 139 जा 79 डिवाइड बाय 33। अच्छा है, मेरे को इस फॉर्म में लाना होगा इसको, है ना, तो 33 2 66 66 और 13, 33 2 हमारा ऑप्शन 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ से कितना आया था 79 डिवाइड बाय 33, इसको इससे डिवाइड करा तो इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन इन्हीं फॉर्म में बताया हुआ था, तो हमारा आंसर सही आ गया। अब 41 देख लो उसको, ये था 40 का। अब 41 क्या बता रहा है, ए रूम इज 12 1/4 मीटर लॉन्ग एंड 7 m वाइड, मतलब एक रूम की लेंथ दे रखी है हमें 12 1/4, यानी 4 12 जा 48, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 4 मीटर। और क्या बता रखा है कि जो ब्रेथ है वो है इसकी 7 मीटर। एरोम ठीक है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्क्वायर टाइल टू फिल द फ्लोर ऑफ द रूम, मतलब एक हमें ये रूम है लेंथ और ब्रेथ का, है ना, तो इस रूम में मैक्सिमम कितने लेंथ और ब्रेथ की मैं टाइल, मतलब लेंथ पूछा है कितने लेंथ की मैं टाइल रख सकता हूँ कि वो इन दोनों में फिट, मतलब इसमें फिट आ जाए, क्या कहते हैं रूम में फिट आ जाए, है ना। तो अब यहाँ मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ है, मतलब मैक्सिमम जो लेंथ होगी, है ना, वो एल को जो लेंथ है इसकी उससे डिवाइडेड हो और ब्रेथ से भी डिवाइडेड हो। जरूरी थोड़ा ना मैं लेंथ तो मान लो मैं रख दूंगा, लेंथ किसकी कितनी इसकी है, इसकी लेंथ आ रही है ना अपनी 12.5, मैक्सिमम लेंथ 12.5 आ रही है ना, लेकिन हमें टाइल चाहिए टुकड़ों में, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लेंथ पूछी तो टाइल की लेंथ भी रूम जितनी रख दो और ब्रेथ भी उतनी रख दो। मान लो मैं लेता हूँ मैक्सिमम 10 ले लेता हूँ, पर क्या वो 10 उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो अपने रूम में विड्थ से भी सही अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्या, नहीं, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो विड्थ में भी सेम में डिस्ट्रीब्यूट हो और लेंथ में भी सेम नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये निकालने के लिए हम HCF करेंगे और हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसको मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई 25, तो लेंथ हमें निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 9 जा कितना होता है 2 to 5, 5 2 2 100 और 22 122, ब्रेथ यही है 700, L 1225 है और ब्रेथ हमारी सेंटीमीटर है। तो हमें मैक्सिमम लेंथ की टाइल निकालनी है जो इस रूम की लेंथ भी सेम नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो और ब्रेथ में भी सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसमें हम मैक्सिमम निकालने के एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो निकल जाएगा 1225 का एचसीएफ 3 से हो रहा है क्या, ये 3 4 जा 12 नहीं, 3 से नहीं 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 4 जा 20, 5 9 जा 7 7 7 1, ये हमारा अब 700 का एचसीएफ 2 3 5 0 2 175, ठीक है। अब किससे होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 3 5 5 7 7 1, तो देखो ये क्या है 5 कॉमन निकाल देता हूँ, ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, ये 7 कॉमन है, यानी एचसीएफ कितना है 5 × 5 × 7 कितना गया 7 5 जा 35, 5 2 175, तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ है, यही है ना 35 25 × 7 कितना होता है 5 7 3 उधर जाएगा 175 होता है। तो हमारी मैक्सिमम जो लेंथ निकलेगी जो उधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो वो निकल के आएगी 175, और शायद टाइल, हाँ इसकी विड्थ भी मतलब 175 ही है, मतलब समझना इसको। एचसीएफ क्या निकालता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्वेश्चन में हमें बोल जाता है कि जो टाइल है वो स्क्वायर में होगी, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी, है ना, और वो जो उसकी लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं हम, जो कि उसकी लेंथ से भी डिविजिबल हो और रूम की ब्रेथ से भी डिविजिबल हो, क्योंकि जब हम टाइल को जमाएंगे, है ना, तो चलो लंबाई में तो वो अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी आएगी। अब जब इधर हम कर रहे हैं तो इधर आते आते हमें आधी तोड़नी पड़ी और फिर लगानी पड़ी, बच गई इतनी, तो नहीं, हमें उस मैक्सिमम लेंथ की निकालनी है कि उसकी लेंथ में भी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हमें तोड़नी ना पड़े, और विड्थ में भी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूट, हमें तोड़ने की बिल्कुल फिट आ जाए। जैसे कि 10 टाइल है तो 10 टाइल लेंथ में भी इधर फिट आ जाए और 10 टाइल इधर भी लेंथ में पूरी फिट आ जाए, हमें कुछ एक्स्ट्रा तोड़ तोड़ा के जगह बच गई उसमें डालने, एकदम फिट एग्जैक्ट। तो उसके लिए क्या करा, हमें एचसीएफ निकाला, एचसीएफ से हमने लेंथ निकाली 175, तो स्क्वायर के लिए तो यही होगा। अगर हमें बोलता रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए निकालना मुश्किल है ना, क्योंकि मैक्सिमम आप बहुत सारे निकाल सकते हो, और पर ब्रिथ भी आप छोटी रख दोगे जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसमें, तो रेक्टेंगल का निकालना मुश्किल है। होता भी होगा तो शायद मुझे नहीं आता है ना, सीधी बात है, इतनी सी जो आता है वो मैंने बता दिया। तो ये हमारा 41 वाला था। अच्छा ये आपने देखा नहीं होगा, ठीक है, देख लिया। 42, मेरे को कभी कभार ऐसा क्यों लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बहुत बोलता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए जल्दी जल्दी बहुत बोलता हूँ, शायद बोलता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को जल्दी देखने के लिए ना, मतलब बहुत सारी वीडियोस में, मैंने भी जेईई की तैयारी करी है तो ज़्यादातर वीडियोस में ना सर सारे के सारे धीरे धीरे ही बोलते हैं, तो धीरे धीरे बोलते तो मैं खुद 2x की स्पीड में देख के पढ़ता था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देखकर आप लोग 0.5x की स्पीड में पढ़ते होंगे, इतना तेज बोल लेता हूँ। ठीक है, कंसिडर, अच्छा मतलब इन दोनों में से ट्रू कौन सा है। तो स्टेटमेंट ए है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर, रिकॉर्ड हो रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ए रैशनल नंबर कैन नेवर बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड ए रैशनल नंबर कैन नेवर बी नेचुरल नंबर। ठीक है, देखते हैं, इंटीजर मान लेते 3 है,
ठीक है, रेशनल नंबर मान लेते 2/3 है, इनका प्रोडक्ट ये है ना, मतलब इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो 3 से 3 कटा प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई। ये 2 आया। क्या 2 नेचुरल नंबर नहीं है? अगर जो बच्चे नेचुरल नंबर बोल रहे हैं वो मेरी तरह गधे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं देखो यार कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मैं सब भूल गया हूँ नेचुरल नंबर। हमारे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या है ना, ये होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय नंबर है ना। तो ये सब भूल गया हूँ मैं, मेरे को हल्का भूल गया था। बस मेरे को ये पता है कि इमेजिनरी नंबर क्या नहीं होता है, बाकी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो 2 तो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या है, -1 से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आ रहे सारे नेचुरली, तो -4 -3 -2 -1। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए हमारा गलत है। द क्वाटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। रेशनल नंबर मान लेते हैं 1/3 है, वापस होगा भी, है ना। और कह रहा है कि क्वाटेंट ऑफ डिवीजन, क्वाटेंट ऑफ डिवीजन क्या होगा? क्वाटेंट ऑफ डिवीजन क्या होता है? इतनी इंग्लिश नहीं आती यार मेरे को, हिंदी मीडियम से 2 मिनट रुको। अच्छा, क्वाटेंट मतलब होता है कि डिवीजन, डिवीजन करने के बाद जो नंबर आया उसको क्वाटेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हमें बोल रखा है कि डिवीजन ऑफ एन इंटीजर, अरे डिवीजन ऑफ एन इंटीजर, मान लो 2 है, 2 इंटीजर है ना, इंटीजर है, ठीक है, नहीं बता दो 2 इंटीजर है। डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय ए रेशनल नंबर, मान लो 1/2 रेशनल नंबर, या फिर 4/5। ठीक है, 4/5 बड़ा बताता हूँ, 4/5। तो ये करने के बाद क्वाटेंट, डिवीजन नहीं कर रहे ना, इसके बाद जो आएगा वो क्वाटेंट ही है। तो वो कह रहा है कि कैन नेवर बी इंटीजर, मतलब इंटीजर नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है इंटीजर, इंटीजर तो नहीं होगा, या शायद रेशनल नंबर हो सकता है। तो देखो, नहीं ये एग्जांपल ही मैंने गलत ले लिया है, ये तो होगा ही नहीं। हमें पूछा है कि कभी भी नहीं होगा, मतलब कभी कभार हो सकता है कि इंटीजर ना हो, जैसे कि मैंने ये बताया था 4/2/5 है। नहीं, उल्टा बता दिया ना मैंने। हाँ, क्या बताया था मैंने, 2/4/5, 2 × 2, 5 ऊपर जाएगा नीचे। तो इस कंडीशन में तो इंटीजर नहीं बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है, 2.5 बन रहा है ना। तो इस कंडीशन में, लेकिन 4/2/5 है, तो 2/5 क्या है, 10। तो ये कहना तो गलत है कि नेवर इंटीजर, तो पूरा गलत है कि नेवर, नेवर बी एन इंटीजर, कभी कभी तो आएगा इंटीजर। तो हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, नेदर ए नॉर ए। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखा है ना, ठीक है, देख लो इसको। ये स्टेटमेंट ए का एग्जांपल था, स्टेटमेंट ए भी लिख देता हूँ। ठीक है, हम्म, अब 43, 2 year ago there were 33 members in college union। 2 साल पहले कॉलेज में 33 स्टूडेंट थे। लास्ट ईयर द नंबर ऑफ मेंबर्स क्लास, 2 year ago there were 33 member in college union। last year the number of member quadrupled। अच्छा, मतलब ये quadrupled वो होता है 4 × है ना, पढ़ते क्या है बताऊँ। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब 2 साल पहले तो 33 बच्चे थे, लेकिन लास्ट वो चले गए, थे वो, देयर वर 33 स्टूडेंट, वो थे। पर लास्ट ईयर द नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, अच्छा मतलब लास्ट ईयर
33 इंटू 4 मेंबर्स आए, फिर इस साल 30 मोर मेंबर्स आए, मतलब कितने मेंबर्स हो गए 33 तो 2 साल पहले थे, फिर लास्ट ईयर 33 इंटू 4 मेंबर्स नए आए, और फिर दिस ईयर 30 मेंबर्स हो रहा है, कितना हो गया इतना, कितना हो गया टोटल ये 4 ईयर 12, 4 ईयर 12 30, यानी कितना हो जाएगा 162 मेंबर्स है। इफ 23 मेंबर्स वेंट टू लीव द यूनियन नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर अगले साल फिर 25 से 23 स्टूडेंट निकल जाएंगे, शायद 2 साल का कोर्स होगा, 2 साल में बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर व्हाट टू वुड बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल 23 स्टूडेंट निकल जाएंगे, 23 स्टूडेंट निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 139, हमारा आंसर क्या है ऑप्शन 4 139। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देख लो यार इसको, फिर अब मिटा देता हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं देखना है। अगला सवाल है हमारा, when freezing water increased its volume by 1/3, by what part of its volume will be decreased when it melts and turn back into water? When freezing water its volume by 1/3, 1/11 से बड़ा है, by what part of its volume, अच्छा इसके वॉल्यूम का कितना पार्ट डिक्रीज हुआ है, मतलब ठीक है। हमें बता पूछा गया है कि, है ना, एक जो वाटर है वो 1/11 पार्ट से, मतलब उसका जो भी स्टार्टिंग में था वॉल्यूम, उसका 1/11, जब उसको पानी को, मतलब मान लेते हैं स्टार्टिंग में होगा पानी का कितना ही वॉल्यूम, लेकिन जब उसको जमाने पर, फ्रीज करने पर उसका जितना वॉल्यूम का 1/11 वॉल्यूम और बढ़ गया है, क्या कहा मैंने 1/11 वॉल्यूम और बढ़ गया। अब जो नया वॉल्यूम है, अब वापस उसको मैं डिक्रीज करूंगा ना, क्या है, हाँ, वापस मैं उसको पानी में बनाऊंगा, तो उस नए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम कम हुआ है, तो जितना ही वॉल्यूम कम हुआ होगा हम उसका नए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख वो कर लेंगे। when it melts and turns back into water। अच्छा 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 अच्छा, हमें निकालना है कि जब आपने 2 वापस 1/11 -2 का तो कितना होगा 20, ये मेरे को देखना होगा यार एक बार, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या करना है, मतलब जैसे कि पहले पानी था, पानी को जमाया, पानी का एक अलग वॉल्यूम था, फिर जब जमाया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज होने के बाद नया वॉल्यूम बना, अब उस नए वॉल्यूम में से वापस जो क्या कहते हैं अपना वही सेम जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने के बाद जितना बना वो वापस जितना वॉल्यूम बना वो आइस के वॉल्यूम में से कितना डिक्रीज हुआ, उसका हमें उस आइस के रिस्पेक्ट में निकालना है। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में उसका जो था वॉल्यूम वाटर का वो 1 था, ठीक है, फिर हम जब फ्रीजिंग उसको फ्रीज करा तो 1/11 वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो कितना हो गया ये 12/11, क्या है आइस वॉल्यूम। अब मैं इसको मेल्ट कर रहा हूं, तो 1/11 बढ़ा है तो मेल्ट करने पर 1/11 ही डिवाइड होगा ना, 1/11 डिवाइड होगा, तो 12/11 में जब मैं माइनस होगा 1/11 माइनस करूँगा तो मेरा वापस 1 ही आएगा, ये क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये डिक्रीज कितना हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है पता करते हैं। पहले आइस का कितना था 12/11, जब वाटर का बना तो कितना बना, वाटर का वॉल्यूम 1 वाटर का वॉल्यूम 1 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, ये इधर जाएगा 12 - 11 डिवाइड बाई 11, 1/11 डिक्रीज हुआ है ना, 1/11 डिक्रीज हुआ है, और हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये आइस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है।
किसके, आइस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो 1/11 डिवाइड बाय 12/11, 11 से 11 का 12 यहाँ जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1/12। ठीक है, मैं इंग्लिश से मतलब इंग्लिश मेरी उतनी है, मैं शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, कॉलेज मेरे को 1 साल हुआ है इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, पर उतनी भी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये क्या, बाय व्हाट पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना, मतलब इसके वॉल्यूम का कितना पार्ट डिक्रीज हुआ है, किससे, आइस के वॉल्यूम का कितना पार्ट डिक्रीज हुआ है। तो ये इतना पार्ट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ था, 1/11 हुआ था, लेकिन आइस के वॉल्यूम का कितना पार्ट था, तो उससे डिवाइड करने के तो इसका 1/12 पार्ट था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा था, 44 वाला था ये, इसको देख लो, है ना, फिर मैं अगला करता हूँ। 45, 45 वाला क्या कह रहा है, अच्छा 2 3 4 7 0, अच्छा मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ। हाँ, दिख रहा है 45 वाला, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 3 4 7 0 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 0 इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। चलो देख लेते हैं पहले इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लूँगा, 2 3 4 7 की पावर इंटू 10⁶। अब यहाँ देखो 2 3 4 7 इंटू 10⁹ है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, टू अपना क्या है, 2 3 4 7 इंटू 10⁶। सेकेंड ऑप्शन 2.43, 2.347 इंटू 10⁹ अब मैं इस 9 में से 3 पावर अलग ले लेता हूँ। हाँ अच्छा वो नहीं किया, मैं इस 9 में से इसको 6 बना देता हूँ और 10 की पावर अलग ले लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है 2.347 इंटू 10⁹ अब इस 3 का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 4 7 इंटू 10⁶ ही बनेगा ना, तो ये वही है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन 4 हमारा सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 46 वाला भी HCF जैसा ही है ना, क्या कह रहा है, ए फ्रूट वेंडर A fruit vendor has 260 mangoes, 292 oranges, and 220 apples. He sells each of these fruit in a package containing the same number of fruits of the same kind and has found that 4 apples, 4 oranges, and 4 mangoes are left out. Find the greatest possible size of package, where size of package is defined as the number of fruits in each package. मतलब पैकेज में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो उसकी साइज को डिफाइन करता है, और हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ पैकेज की इन सब में ये फ्रूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब एक डब्बे में एक डब्बा मान लो मैक्सिमम साइज 8 है मान लो, तो एक डब्बे में 8 फ्रूट मैंगोस के आ रहे, 8 फ्रूट ऑरेंजेस के आ रहे और 8 फ्रूट दो इसके एप्पल्स के आ रहे, तो लास्ट में एक भी फ्रूट मतलब उसने कहा है कि 4 फ्रूट सब में से बचे हुए हैं, है ना, 4 फ्रूट बचे हुए हैं, मतलब इसको बड़ा करना ही होगा। ठीक है देख लिया, इसको तो मिटा देता हूँ। कौन सा कर रहे हैं अपन, 46। स्टार्टिंग में कितने ऑरेंजेस थे, मैंगोस थे 292, ऑरेंजेस थे, हाँ ए मैंगोस तो 260 थे, ऑरेंजेस थे 292 और एप्पल थे 220। लास्ट में सारे बिक गए और बचे 4 है, मतलब 4 मैंगोस बचे, 4 ऑरेंजेस बचे, 4 एप्पल बचे, तो कितने मैंगोस बिके हैं 254, कितने ऑरेंजेस बिके हैं 288, कितने एप्पल्स बिके हैं 216, लास्ट में 4 बचे तो बिके कितने होंगे, जितने टोटल थे उसमें से माइनस कर दो 4 उतने बिके। तो अब पैकेट की मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, मान लेते मैक्सिमम साइज 8 है, तो 8 इससे मतलब ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब एक डब्बे में 8 मैंगो पे पैक करूंगा, एक डब्बे में 8 ऑरेंजेस पैक करूंगा, एक डब्बे में 8 एप्पल पैक करूंगा, लास्ट में ये जो बिके है ना
इनमें से कोई भी एक एप्पल अलग मतलब सिंगल बचना नहीं चाहिए कि लास्ट में बेचते बेचते एक डब्बा ऐसा है जिसमें केवल और केवल दो ऑरेंजेस ही आए, दो मैंगोस ही आए, दो एप्पल ही आए, नहीं, पूरे 8 8 आने चाहिए लास्ट में भी। जो बचने थे वो तो हमने माइनस कर दिए, जो बचे थे वो हमने माइनस कर दिए, तो अब जितने बिके उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। डब्बे में केवल और केवल 8 और मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल ही आने चाहिए, और नंबर ऑफ एप्पल ही पैकेज की साइज में 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स 8 है, तो उस पैकेज की साइज 8 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो करने का तरीका क्या होगा, HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। जो हाईएस्ट एक डब्बे में जा सकता है, जो इन सबसे डिविजिबल हो, वो हम किससे निकालते हैं, HCF से। तो कितना है, अच्छा मैंने वो भी माइनस कर दिया, मैंगोस कितना बचे थे, 2 5 6 2 8 8, एप्पल कितने बचे, 2 1 6, तो 256 का जब HCF करूँगा, 2 1 2 2 या 4, ठीक है, ये 8 2 6 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी 2 की पावर 9 है ना, एच से इसका 2 की पावर 9 है, 288 का 2 1 4 4 2 7 2 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3 3 1, ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, 216 का निकालते हैं, 2 108 2 5 4 2, ये कितना होगा, 2 2 या 4 7 3 9 3 3 3 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो कॉमन कितने हैं, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 है, मतलब इन दोनों में तो 3 की पावर 2 कॉमन है, पर इसमें नहीं है, तो 3 तो हमारा गया। 2 की पावर 3 इसमें, 2 की पावर 3 इसमें, 2 की पावर 3 इसमें, तो कॉमन कितना है, 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 इसमें भी, पर ये इसकी तो मैक्सिमम है 2 की पावर 3, तो कॉमन कितना फैक्टर निकला हमारे, 2 की पावर 3 यानी 8, यानी अच्छा मेरा तुक्का सही निकला है, मैंने कोई माइंड में कैलकुलेशन करके ना किया था कि एक डब्बे में 8 मैक्सिमम आ जाएंगे, मैं तुक्का लगाया था। अब भगवान का आशीर्वाद तो नहीं है मेरे ऊपर, एग्जाम में ट्राई करूंगा ऐसा तुक्का, एग्जाम में होता है नहीं होता है, ठीक है सेमेस्टर का एग्जाम। तो मैक्सिमम एक डब्बे में कितने रख सकते हैं हम, 8 फ्रूट्स, यानी साइज कितनी होगी 8, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, HCF निकालना था और कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा माइंड लगाना था कि यूज क्या करना है। अगला कराता हूँ, 47, हमें चलो ये जूम करके बताता हूँ, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आवर्स डेट फॉर बिजनेस वर ओपन ऑन फ्राइडे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ विच स्टेटमेंट कुड बी ट्रू। मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि कोई स्टोर है, वो दिन में कितने घंटे चालू रही थी, है ना। तो देखते हैं, ड्राई क्लीनर 0 से जा रहा है 12 और 3 के हाफ में, यानी 12.5 आवर दिन में खुली रही थी। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है हमारा, ड्राई क्लीनर ओपन एट 6:15 एंड क्लोज एट 6:50 AM एंड क्लोज एट 6:50 PM। मतलब सुबह 6:15 पे खुली थी और शाम को 6:15 में खुली थी। दोनों का मतलब डिफरेंस निकाल के देखो, 12 घंटे का डिफरेंस है। और दुकान कितने घंटे खुली रही दिन में, 12:30। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत है। दुकान अगर 6:50 PM पे खुली है तो क्लोज होगी 6:50 AM पर खुली है तो क्लोज होगी 6:45 PM पर, क्योंकि 12.5 आवर दुकान दिन में खुली रही है। ये रेस्टोरेंट 10 पे आ रहा है, यानी दिन में 10 घंटे खुला रहा है। तो द रेस्टोरेंट ओपन एट 11:45 AM एंड क्लोज एट 9:30 PM। तो देखा जाए तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 घंटे होता तो
एग्जैक्ट 10 घंटे ये टाइमिंग होता है इसका, मतलब 10 घंटे तो एग्जैक्ट ही है, पर अगर ये टाइम होता तो 11:45 AM पर खुली है और पीछे भी 45 ही आता है ना, पढ़ना है 10:15 ऐसा ही कुछ होता, तो कितना का गैप है ये, 15 पे तो 12 बज गए, 9 घंटे 45 मिनट इसके हिसाब से खुली, पर दुकान कितने 10 घंटे खुली रही, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। पोस्ट ऑफिस 8 घंटे, द पोस्ट ऑफिस ओपन एट 9 PM एंड क्लोज एट 6 PM, सुबह 9 बजे खुला है और शाम को 6 बजे बंद हुआ है, कितने घंटे हो गए, 9 से 12 तक 3 और 12 से 6, मतलब 9 घंटे खुला रहा है इसके स्टेटमेंट के हिसाब से, जबकि कितने घंटे खुला रहा 8 घंटे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत है। 3 गलत हो गए तो 4 तो सही होगा ही, पर देख लेते हैं। जो हमारा बिजनेस है, क्लिनिक क्लिनिक खुला रहा 11 घंटे, 7:30 AM पर खुला है और 6:30 PM पर खुला है, ये 11 हो रहे, चेक कर लो। 12:30 तक 5 हो जाएंगे, ठीक है, फिर 12:30 से 6:30 तक 6 घंटे, 5 + 6 11 घंटे, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। पहला क्या है, कमर मेरी यार, how many meters of carpet 63 centimeter wide will be required to cover the floor of a room 40 meter by 9 meter, मतलब 63 सेंटीमीटर जो वाइड है उसके कितने कारपेट लगेंगे जो 40 मीटर और 9 मीटर को कवर कर ले, तो इसमें लेंथ और वो क्या है, तो शायद इसका कौन फैक्टर निकालेंगे मैक्सिमम, और उसका हम 63 से डिवाइड करेंगे। नहीं, मतलब इसको समझाऊं कैसे मैं, रुको यार मेरे को भी देखना पड़ेगा ये, अबे यार कोई एचसीएफ एचसीएफ नहीं है इसमें, दिमाग खराब करके रख दिया है, कुछ नहीं था, मतलब हाँ हमें मतलब विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, अब वो जो कारपेट है वो पूरे रूम में फैलेगा ही है ना, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर, लेंथ निकल जाएगी, नहीं देखना पड़ेगा, हाँ हाँ, अबे यार छी यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था और मेरे को चैट जीपीटी करना पड़ा, अबे विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है कारपेट की, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत करी है मैंने, मतलब देखो मेरे को एरिया दे रखा है, रूम का जो एरिया है क्या 40 मीटर, 9 मीटर लेंथ और ब्रेथ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो एरिया निकल जाएगा, अब उस एरिया में मैं 63 सेंटीमीटर वाइड की मैं कारपेट लगाना चाहता हूँ, तो लेंथ कितनी होगी, एरिया तो इक्वल ही होगा क्योंकि जो कारपेट पूरे रूम में बिछेगी है ना, लेकिन कितनी 63 सेंटीमीटर विड्थ की, तो उसका लेंथ निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा, रूम का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू 40 × 9 मीटर, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में करना, हाँ करना होगा, तो ये सेंटीमीटर, ये मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा कितना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 49 का कितना होता है 126, हाँ 126 इंटू 10⁴, यही है ना, 10⁴ ही होगा ना, एक तो यार इन्होंने मीटर में ही करना है, सेंटीमीटर में कर रहा हूँ मैं, हाउ मैनी मीटर्स, मीटर में हमें यूनिट निकालनी है, तो 40 × 90 कितना हुआ 126 ही एरिया, अब हमें दे रखा है कारपेट का जो एरिया हो, कारपेट जो पूरे रूम में बिछेगी तो उसका एरिया भी रूम के एरिया के बराबर ही होगा, तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ कारपेट कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना 126, हमें ब्रेथ दे रखी है L इंटू 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो कितना होगा, मीटर में चेंज किया 63 डिवाइड बाय 100, ये मीटर में हो गया, तो कितना बनेगा 0.63, तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 126 डिवाइड बाय 0.63, तो ये 102 यानी लेंथ हो जाएगी 200, ठीक है,
विड्थ का होगा, कितनी विड्थ का है, विड्थ है 63 सेंटीमीटर, और कारपेट कितना लंबा लगेगा, 200 मीटर। हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अगर ये पूछ लेता कि नहीं पूछ रहा है वो छोड़ो, कि कितने, क्योंकि देखो कारपेट की लेंथ कितनी है 200 मीटर, रूम की लेंथ कितनी है 40 मीटर, तो वो 200 तो पूरा लग नहीं पाएगा, क्या वो बीच से कटेगा, वो कटेगा, कितना कटेगा वो निकालने के 200 डिवाइड बाय 14 मीटर कर दो, तो मतलब 200 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रूम कर दो, तो नंबर ऑफ कट निकल जाएगा। पर पूछा ही नहीं है तो छोड़ो। अब गया 49, लोकेशन ऑफ पॉइंट के इज शोन ऑन द नंबर लाइन बिलो। ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉइंट, अब दो नंबर के बीच में कितने ये यूनिट बनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनी हुई है ना, यानी एक पूरा यूनिट है, 7 और 8 का एक यूनिट है ना, मतलब 7 और ये कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, उसके बीच में कितनी यूनिट बनी हुई छोटी छोटी, 8 यूनिट बनी हुई है। कहाँ से गेन होगा, 7 पे तो 0 होगा, 7.0 ये बनेगा 7 पॉइंट कुछ, ये बनेगा अपना 7 इंटू 1.8 कितना बनेगा, 0.64, 7.6 बनेगा, फिर आगे कुछ बनेगा, नहीं नहीं 7+1 होगा ना, 7 इंटू 1 नहीं होगा वो, ठीक है, क्योंकि अब ये जो 1/8 है ना, ये इन दो छोटे छोटे के बीच की गैप है, इनकी लेंथ है, चाहिए जो छोटे छोटे बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इनके बीच की लेंथ निकली है, कैसे निकली है, पूरा 1 था, उसके बीच में कितने ये है, एक, यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 1 2, ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, है ना। अब हमें के की वैल्यू पूछी, यानी 8 के बाद है के, कितना है, यानी 8 तो प्लस होगा ही होगा, 8 के बाद है कितना आगे, 1 2 3 4 5 6 आगे, एक की वैल्यू 1/8 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1/8। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा हमारा 3/4, और एलसीएम लूंगा तो 32 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा बनेगा 4 8 3 384 ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो ये लास्ट 50 वाला कर लेते हैं, फिर आज के लिए काफ़ी है। एक मिनट देख लो ये, ठीक है देख लिया, क्या बता रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पेंसिल टू डेट ऑफ बॉल पेन, मतलब पेंसिल और जो बॉल पेन है उसका हमें रेशियो निकालना है प्राइस का। इफ पेंसिल कॉस्ट ₹60 पर स्कोर, स्कोर कितना होता है, डोजन की वैल्यू, स्कोर की वैल्यू इनकी पता है क्या, इनकी वैल्यू होती है स्कोर एंड डोजन, अच्छा एक दर्जन में तो 12 होता है ना, हाँ, स्कोर की कितनी होती है, मतलब हाँ दर्जन में 12, स्कोर में 1 स्कोर में होता है 20, ठीक है, 1 डोजन मतलब दर्जन, हाँ दर्जन सुना होगा आप लोगों ने, है ना, एक दर्जन में कितना होता है 12। अब हमें बताया कि ये जो प्राइस है ये पर स्कोर पर दर्जन है, मतलब पेंसिल की जो एक स्कोर, यानी एक स्कोर पेंसिल में कितने हो जाएगी 20 पेंसिल, और 60 रुपीज जो है एक स्कोर की वैल्यू है, 60 रुपीज जो है एक स्कोर की वैल्यू है, तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 20, क्योंकि एक स्कोर में कितनी पेंसिल्स है 20, तो 60 डिवाइड बाय 20 कर दूंगा तो एक पेंसिल की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये निकल के कितनी आएगी, ये निकल के आएगी 0.8, यानी एक पेंसिल की वैल्यू, पेंसिल 60 रुपीज पर स्कोर थे, एक स्कोर में 20 पेंसिल होती है, तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 20। अब बॉल पेन निकालते हैं, बॉल पेन की जो 8.40 रुपीज है दर्जन है, तो बॉल पेन
तो एक बॉल पेन की नंबर, एक बॉल पेन की जो वो है प्राइस कितनी हो जाएगी, 0.8 8.0 है 8.4 8.4 पर दर्जन है, पर दर्जन। एक दर्जन कितना होता है 12। तो ये जब घटाऊंगा मैं 0, कितना होगा 12, ये होगा 0.7। और हमें किसका निकालना है, पेंसिल टू बॉल पेन, यानी पेंसिल टू बॉल पेन का रेशियो निकालना है। पेंसिल टू बॉल पेन इसका रेशियो निकालूंगा, यानी 8.7 रेशियो है। क्या बताया था कि मतलब 16 पर स्कोर है, 60 रुपीज पर स्कोर, यानी एक स्कोर का 60 रुपये है। तो एक स्कोर में 20 पेंसिल्स हो गई है, तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा 60/20। वही सेम दर्जन में लगा है, तो इससे हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी का दूसरे वीडियो में करेंगे। शायद 10 क्वेश्चन और बचे तो पार्ट 2 में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ऐसे पढ़ाई करते रहो, है ना, मेहनत कर पसीना बहा।